थोड़ी सी लेट हो गई है ना क्या? हाँ, वो क्या है कि एक उधर वाला बैच कंप्लीट हुआ था तो उसको लास्ट में ज्ञान देना पड़ता है ना, फिर थोड़ा बहुत बैच को ये कहना पड़ता है ना, भाई पढ़ो और शुभकामनाएं हैं यार, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सिलेक्शन तो मेहनत करने से होगा। स्कूल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे हम, नवाचार पूरे थोड़ी कर लिए थे हमने, नहीं किए थे ना। टीचिंग लर्निंग इनोवेशंस, आज हम कोविड के बाद वाले नवाचार देख, कोविड टाइम के देख लिए ना आपने। बताओ, कल हमने नवाचार देखा था, एक तो स्माइल कब शुरू हुआ? 13 अप्रैल 2020। दूसरा कब? स्माइल 2.0 बताओ, स्माइल 3.0 बताओ। और इसके बाद कौन सा नवाचार? शिक्षा वाणी, रेडियो पर सुनाते हैं हम लोग, कब शुरू हुआ? फिर उसके बाद कब शुरू हुआ? एक था हवा महल, कब शुरू हुआ? एक ई पत्रिका थी, है ना। कुल मिला के हमने प्रयास ये किया कि ये सारे के सारे नवाचार जो करके और बालकों को लॉकडाउन के दौरान पढ़ाएं हम लोग। अब मैं कुछ चीजें और बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं उनके, ना लिखना नहीं है आपको, एक बार देखना है। एक कार्यक्रम है जिसका नाम है ई कक्षा कार्यक्रम। क्या नाम है? ई कक्षा कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम है जिसका नाम है मिशन ज्ञान। एक कार्यक्रम का नाम है मिशन समर्थ। एक कार्यक्रम का नाम है देववाणी। और तो कौन सा रहा होगा? मिशन ज्ञान, मिशन समर्थ, देववाणी, यही कार्यक्रम है। अच्छा, कोई बता सकता है क्या मुझे ये ई कक्षा क्या है? ऑनलाइन क्लास। ई कक्षा मतलब क्या हो जाएगा? ऑनलाइन क्लास। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये एक ऐसा कार्यक्रम है क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तब अपने को पता नहीं था कि कार्यक्रम ये लॉकडाउन होगा और हमें ये ई कक्षाएं देने की जरूरत पड़ेगी। जब लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड सारी चीजें थी नहीं, इसलिए हमने 15 अक्टूबर 2020 को, कब की बात है? 15 अक्टूबर 2020 को एक एमओयू किया, किसके साथ में? वेदांता लिमिटेड के साथ। वेदांता लिमिटेड एक कंपनी का नाम है जिसने खूब सारे पैसे दिए अपने को। पैसे मतलब स्टूडियो बनाकर दिए, शिक्षक अपने पास में थे ही, स्टूडियो उसने बनाकर दे दिए। तो हमने उस वेदांता लिमिटेड के सहयोग से राज्य सरकार ने विषय वस्तु के रिकॉर्ड करवाने के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो CWSN बालकों के लिए हो, विषय वस्तु को रिकॉर्ड करवाने के लिए, स्कूल शिक्षा की विषय वस्तु को रिकॉर्ड करवाने के लिए कार्यक्रम चलाया जिसका नाम क्या था? ई कक्षा। और साथ ही हमने ई कक्षा नाम से एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया। क्या बनाया था? यूट्यूब चैनल भी बना लिया था। ये यूट्यूब चैनल आज भी चलता है, ई कक्षा वाला है। नहीं बनाया? बनाया है, आज नहीं चलता है? चलता है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, ये बताओ ना, मैंने सोचा ऐसे क्या हो गया, अचानक से बंद कैसे कर दिया? आवाज नहीं जा रही है। आज क्या है कि मौसम थोड़ा बेईमान सा है, इसलिए हो सकता है आवाज कम ज्यादा है। लेकिन एक बात, आपके नसीब अच्छे हैं, आपके गीता भवन आने के बाद गर्मी हुई नहीं। 1-2 दिन कल परसों होने का प्रयास किया, उतने में आज मौसम फिर सुधर गया। और मुझे लगता है अब तो गर्मी होना। अब आपके सब्जेक्ट की क्लास है ना? आज से है, बहुत बढ़िया। अब कमर कस लो, पढ़ाई में पूरा अपने आप को लीन कर दो, जितना हो सके उतनी पढ़ाई करनी है। अगले कहें ना कि हम आपको 6 बजे तक पढ़ाएंगे, तो हमें कहना है नहीं 8 बजे तक पढ़ाओ। अगले कहें ना कि 8 बजे तक पढ़ाएंगे, तो हमें कहना है नहीं 10 बजे तक पढ़ाओ। पढ़ने में पीछे नहीं हटना है, पढ़ाई में पीछे नहीं हटना है। आपकी आवाज में रोज दिक्कत रहती है, अब ये तो जन्मजात है, तो क्या कर सकता हूं इसका मैं? अब ये दिक्कत थोड़ी सुधारी जा सकती है। और अब मैं इस उम्र में ज्यादा सुधारने का प्रयास करूंगा तो भी ठीक नहीं रहेगा, लोगों को लगेगा पाखंड करने लग गया है। वो तो आवाज जैसी है वैसी रहेगी भाई। फिर भी कोशिश करते हैं क्लास की ओर से आवाज चाहिए। अब बताओ देंगे
ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ई कक्षा एक यूट्यूब चैनल बना लिया हमने, और यूट्यूब चैनल पर आज भी हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं। आप जब मर्जी हो ना तब ये ई कक्षा चैनल खोल सकते हो, और पूरा क्लास 1 से लेकर 12 तक पूरे विषय, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और वो CWSN बच्चे होते हैं ना, सांकेतिक विधि से। आज मुझे उस जागरण की फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्या हो गया, जैसे उसमें बैठ के इन कहते हैं ना, बोलो आज के आनंद की, वो फीलिंग आ रही है मुझे। हैं? अब ठीक है, यही रहेगी, चलो कोई नहीं, हम मैनेज करेंगे भाई। देखो, ई कक्षा कार्यक्रम हो गया। फिर इसके बाद में देखो, ये जो ई कक्षा कार्यक्रम था, ये एक यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर क्लासें रिकॉर्ड की जा रही है। आपको याद है क्या, हमने इस्माइल प्लेटफॉर्म पर बच्चों को कुछ वीडियोज की लिंक की PDF भेजते हैं हम लोग। वो जो लिंक आता था ना, वो लिंक यहीं से आता था, ई कक्षा से ही। ई कक्षा कार्यक्रम के तहत इस यूट्यूब चैनल पर क्लासें रिकॉर्ड कर दी जाती थी, क्लासें इस पर डाल दी जाती थी, यहां से वो लिंक उठाते थे और उसकी एक PDF बनाते थे और फिर कहां भेज देते थे, बच्चों के पास पहुंचा देते, ताकि बच्चे ई कक्षा कार्यक्रम पर जाएंगे, चैनल खोलेंगे तो उनको टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग ये सोचते थे कि बच्चों को रोजाना याद दिलाएं हम लोग कि देखो इस पर, और जैसे ही वो बच्चा उस लिंक को क्लिक करता, कौन सा यूट्यूब चैनल खुलता, ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई कर सकता था। देखो हुआ क्या कि कोविड जैसे ही आया, लॉकडाउन आया, बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल जो थे, वो समृद्ध स्कूल थे, उन्होंने अपने अपने स्टूडियो लगाए और स्टूडियो लगा के अपनी कक्षाएं रिकॉर्ड करवा के और एक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना के, मतलब ऐप बना के बच्चों को प्रोवाइड करवा दिए। गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ नहीं था। राजकीय विद्यालय वाले जो बच्चे थे वो कोई कभी कभार टीवी रेडियो पर पढ़ लेते थे, बाकी अपना ऐप वेप वाला काम ही नहीं था उनका। गवर्नमेंट ने कहा हम इनको भी ऐप प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो ई कक्षा कार्यक्रम के तहत जितने भी क्लासें रिकॉर्ड की गई थी, जितनी भी क्लासें तैयार की गई थी, उन सब क्लासों को सिस्टमेटिक ढंग से बच्चों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप बनाया जिसका नाम था मिशन ज्ञान। क्या नाम था? मिशन ज्ञान। अब आप समझ जाएंगे ना मिशन ज्ञान क्या है। ऐप आज भी काम करता है। इस पर भी पूरा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और जो भी CWSN के वीडियोस थे वो सारे डाले गए। अच्छा, आपको बताया कि हमने एक इस्माइल प्लेटफॉर्म चलाया था। उस इस्माइल प्लेटफॉर्म सामान्य बालकों के लिए था। हम लोग उन पर लिंक भेजते थे उन बच्चों को, भाई पाठ्य सामग्री भेजते थे, ई कंटेंट भेजते थे। लेकिन ऐसा ही CWSN बालकों के लिए, CWSN समझते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, जिन बालकों को पढ़ने के लिए विशेष मदद की आवश्यकता रहती है, उन CWSN जो बालक होते हैं, जो चाइल्ड विथ जो सांकेतिक विधि से सीख रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग उनको कोविड में पढ़ाने के लिए एक इस्माइल की तर्ज पर ही कार्यक्रम चलाया था। वही सोशल मीडिया यूज लिया, उसी प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। लेकिन फर्क इतना था कि ये CWSN बालक कम होते हैं, इसलिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बने थे वो अंतिम रूप से ब्लॉक लेवल पर बने थे। एक ब्लॉक में कितने बालक है, वो ब्लॉक लेवल पर CBO कार्यालय से उसको मेंटेन किया जाता था और उस ब्लॉक लेवल से फिर बच्चों के पास भेजा जाता था। लेकिन सेम कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस्माइल कार्यक्रम तो था सामान्य बालकों के लिए और मिशन समर्थ कार्यक्रम था CWSN बालकों के लिए। उसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप का प्रयोग करते हुए हमने इसको चलाया था। कोई अंतर नहीं है इसमें। फिर एक है देववाणी। अच्छा, देववाणी ध्यान रखना एक ऐप है। क्या है? नाम सुना है क्या आपने? ये ऐप अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया है। इस ऐप का निर्माण किया था अलवर के एक शिक्षक है इमरान खान। अलवर के एक शिक्षक है इमरान खान, है ऐप गुरु। वो वर्तमान में टीचर है संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए। किसके लिए? जैसे अपना सामान्य शिक्षा विभाग होता है वैसे ही होता है ना संस्कृत शिक्षा विभाग। उस संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षक है। उन्होंने एक ऐप का निर्माण किया था। उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर, दोनों बाप बेटी ने एक ऐप बनाया था जिसमें पूरा ई कंटेंट उपलब्ध करवाया, संस्कृत शिक्षा विभाग की पूरी विषय वस्तु। और जब लॉकडाउन आ गया तब उनको लगा कि हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सामग्री नहीं है, इसलिए उन्होंने इस ऐप को बनाकर सरकार को सौंप दिया था। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी समाज सेवा कि पूरा अपने लिए तैयार किया गया था, पूरा मेहनत की गई थी इस पर, और फिर उस मेहनत को कहां झोंक दिया गया? सरकार को सौंप दिया गया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको दिल्ली में बुलाकर सम्मानित किया था। कई अवार्ड मिले हैं शिक्षक इमरान खान को। तो इस ऐप का नाम क्या था? देववाणी। ध्यान रखिएगा, लिखो 2-3 लाइन।
है? हवा महल तो लिख लिया आपने। हवा महल एक कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक। और कौन चलाता है इसको? RSCRT। अब लिखो ई कक्षा। ई कक्षा ई कक्षा में लिखो, पहले तो वो तारीख लिख लेना 15 अक्टूबर 2020। हालांकि ये इतनी पुरानी तारीखें आपसे पूछेंगे नहीं, फिर भी याद है मुझे तो लिख लो 15 अक्टूबर 2020। फिर लिखो ये एक YouTube चैनल है, ये एक YouTube चैनल है। ये एक YouTube चैनल है। फिर लिखो इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने वेदांता लिमिटेड के सहयोग से वेदांता लिमिटेड के सहयोग से स्कूल शिक्षा की विषय वस्तु को ई कंटेंट के रूप में तैयार किया गया। हो गया। अगला लिखो मिशन ज्ञान। मिशन ज्ञान लिखो इस ऐप पर ई कक्षा कार्यक्रम के तहत तैयार ई कंटेंट को उपलब्ध करवाया गया है। अगला देखो मिशन समर्थ। इसमें क्या लिखना है? लिखो ये CWSN बालकों हेतु CWSN विशेष आवश्यकता वाले बालक ये CWSN बालकों हेतु स्माइल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर, स्माइल कार्यक्रम की तर्ज पर, स्माइल कार्यक्रम की तर्ज पर चलाया गया था।
स्माइल की तर्ज पर चलाया गया था। इसके आगे देववाणी, देखो अलवर के शिक्षक इमरान खान द्वारा अलवर के शिक्षक इमरान खान द्वारा अलवर के शिक्षक इमरान खान द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए अगस्त 2020 में तैयार किया गया ऐप है, तैयार किया गया ऐप है। ठीक है, हो गया। और कोई कार्यक्रम बचाओ, वैसे इनका नाम ध्यान रखना होता है बस, इससे ज्यादा कोई विशेष बात नहीं होती। अच्छा एक वो भी लिख लो साथ का साथ ही, वो भी लिखना जरूरी है। ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ज्ञानवाणी क्या है? रेडियो पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, रेडियो चैनल, ध्यान रखना, शिक्षावाणी रेडियो पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है, जबकि ज्ञानवाणी रेडियो चैनल है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और लगभग 2000 की बात है, सन 2000 में, सन 2000 में 7 नवंबर 2001 को तो इसका उद्घाटन हो गया था, प्रसारण शुरू हो गया था। इसका मतलब है 2000 के आसपास हमने रेडियो पर चैनल बनाए थे, और उस चैनल का नाम क्या है? अब जब चैनल बना लिया तो पूरे 24 घंटे उस पर किसके कार्यक्रम आते हैं? शिक्षा के कार्यक्रम आते हैं। इसी प्रकार से सरकार ने ज्ञान दर्शन बनाया था, ये 2000 को, 26 जनवरी 2000 को उद्घाटन कर दिया था इसका। ज्ञान दर्शन जीडी नाम से, ज्ञान दर्शन, ये टीवी चैनल है। हालांकि हमने तो कभी टीवी में खोल के नहीं देखा होगा कि ज्ञान दर्शन नाम का भी चैनल आता है। ज्ञान दर्शन एक टीवी चैनल है जिस पर 24 घंटे बच्चों की शिक्षा के संबंधित कार्यक्रम आते रहते हैं, और राष्ट्रीय स्तर के हैं, केंद्र लेवल के हैं, एक नहीं है। फिर धीरे धीरे आवश्यकता पड़ी तो कहा कि हर क्लास का अलग अलग बना लो, प्रत्येक क्लास का हमने एक एक चैनल बना लिया, ज्ञान दर्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते हर क्लास का बना लिया। वर्तमान में तो बहुत सारे चैनल हो गए हैं इस ज्ञान दर्शन के, वर्तमान में टीवी चैनल बहुत सारे हो गए हैं जो आपको डीटीएच पर उपलब्ध होते हैं। वर्तमान में इसके 34 चैनल हो गए हैं। कितने हो गए? चैनलों की कोई कमी नहीं है। टीवी पर 34 चैनल ऐसे हैं जो केवल एजुकेशन को समर्पित है, एजुकेशन के चैनल है, जिनको ज्ञान दर्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब 34 चैनल बिखर गए हैं अलग अलग, इसलिए इन 34 चैनल को समेटने के लिए पिछले दिनों आपको पता है मोदी जी ने 2016-17 में एक कार्यक्रम चलाया था, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन इलेक्शन। ये सारे वन नेशन वाले कार्यक्रम आए थे सारे के सारे। वो जब आए थे ना, उस समय उस वन नेशन वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के तहत हमने दीक्षा को भी लॉन्च किया था, और साथ में हमने जितने भी ये एजुकेशन के चैनल थे इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने के लिए एक नया कार्यक्रम लॉन्च कर दिया था। उस कार्यक्रम का नाम है स्वयं प्रभा। क्या नाम है? स्वयं प्रभा। इस स्वयं प्रभा पर 34 वर्तमान में डीटीएच चैनल काम करते हैं। मैं ये कहूंगा कि स्वयं प्रभा क्या है, तो स्वयं प्रभा एक 34 डीटीएच शिक्षा के चैनलों का एक समूह है, जिनमें से 12 चैनल तो है स्कूल एजुकेशन के, क्लास 1 से लेकर 12 तक, और शेष बचे 22 चैनल है इसमें हायर एजुकेशन के, जिसमें हर प्रकार के हायर एजुकेशन के चैनल बने हुए हैं।
उच्च शिक्षा के चैनल बने हुए हैं। और ये हमने 9 जुलाई 2017 को ही स्वयं प्रभा कार्यक्रम ले आए थे। 9 जुलाई 2017। अपने ये तारीखें इतने ज्यादा याद नहीं रखनी, अपने ध्यान रखना है स्वयं प्रभा क्या है। तो स्वयं प्रभा एक डीटीएच चैनलों का समूह है। आप स्वयं प्रभा के नाम से अपने मोबाइल पर भी इंटरनेट एक्सेस लेके और वहां पर भी आप डीटीएच चैनल पर स्वयं प्रभा खोलेंगे तो वहां आपको 34 चैनल दिखाई पड़ेंगे। आप उनमें से कोई सा भी खोल के पढ़ सकते हैं, मतलब मोबाइल पर भी टीवी चलाकर देखा जा सकता है। समझ रहे हैं? तो ये कार्यक्रम कौन सा है? स्वयं प्रभा। तो आप एक एक इसका भी नाम लिखो। पहले लिखो ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी, ज्ञानवाणी में लिखो ये केंद्र सरकार का शैक्षिक रेडियो चैनल है, एजुकेशनल रेडियो चैनल है, केंद्र सरकार का शैक्षिक रेडियो चैनल है। फिर लिखो ज्ञान दर्शन। ज्ञानवाणी के बाद लिखो ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन। इसमें लिखो यह केंद्र सरकार का शैक्षिक टीवी चैनल है, केंद्र सरकार का शैक्षिक टीवी चैनल है। केंद्र सरकार का शैक्षिक टीवी चैनल है। फिर लिखो स्वयं प्रभा। लिखो ये जुलाई 2017 में, ये जुलाई 2017 में शुरू किया गया 34 डीटीएच टीवी चैनल का समूह है। 34 डीटीएच डायरेक्ट टू होम डीटीएच टीवी चैनल का समूह है। डीटीएच डायरेक्ट टू होम, ये जुलाई 2017 में शुरू किया गया 34 डीटीएच टीवी चैनल का समूह है, जिसमें 12 चैनल स्कूल शिक्षा के, जिसमें 12 चैनल स्कूल शिक्षा के, एवं 22 चैनल उच्च शिक्षा के हैं। 12 चैनल स्कूल शिक्षा के एवं 22 चैनल उच्च शिक्षा के हैं। क्लियर? अच्छा, कभी आपने ऐसे नाम सुना है कि एजुसेट? कोई मुझे बता सकता है कि एजुसेट क्या होता है? हैं? क्या कंप्यूटर? सैटेलाइट है, उपग्रह है। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है? एजुकेशन सैटेलाइट। क्या है? एजुकेशन सैटेलाइट। एजुकेशन सैटेलाइट का मतलब है, हिंदी बताओ, शैक्षिक या शिक्षा का उपग्रह, एक ही बात है ना? शैक्षिक उपग्रह। राजस्थान सरकार का है क्या? राजस्थान सरकार का ही तो है ना? राजस्थान सरकार ने तो उपग्रह भेजे हैं ना अपने यहाँ जोधपुर से, बाहर से, बोरानाडा से। नहीं नहीं, ये केंद्र सरकार का है। किसका है? केंद्र सरकार का है। ध्यान रखना, केंद्र सरकार। अच्छा, उपग्रह क्या होता है?
उपग्रह, जैसे चंद्रमा जो है वो इस पृथ्वी का उपग्रह है, इसका मतलब इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन ये जो उपग्रह होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम। जो प्राकृतिक होते हैं वो तो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में अमावस्या क्यों आती है, पूर्णिमा क्यों आती है, यही है। बाकी कृत्रिम अपने हाथ में, प्राकृतिक अपने हाथ में नहीं है। इसी प्रकार के हम लोग कुछ कृत्रिम उपग्रह भेजते हैं ताकि वहां पर वो उस जिसका भी उपग्रह भेजेंगे वो उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा और उसकी फोटोएं वगैरह, उसकी सूचना वगैरह, उसकी जानकारी वगैरह, कई सारी चीजें होती है, उसकी विकिरणें वगैरह यहां से लेके यहां तक ट्रांसफर करने के लिए हम लोग उपग्रहों का काम में लेते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। नाम सुना है ना आपने? अपने अपने तरीके से थोड़ी भेजा था, वो तो सोवियत संघ के सहयोग से भेजा था। पहले अपने पास में ये स्टेशन नहीं था, स्टेशन मतलब उसको लॉन्च करने का स्टेशन चाहिए। उपग्रह क्या होता है कि उपग्रह को हम लोग जब भी भेजते हैं ना, तो उसको गुरुत्वाकर्षण स्थिति के अनुसार, अपकेंद्रीय बल के अनुसार ऐसी जगह सेट करते हैं जो ना तो नीचे गिरे ना ऊपर आए। मतलब जैसे मान लो हमने पृथ्वी का उपग्रह भेजा है तो उसको इतनी ऊंचाई तक भेज देना है और ऐसी कक्षा में जाके स्थापित कर देना है। स्थापित करने का मतलब वहां जाके बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, उसके लिए स्थापित करने का मतलब है ऐसी कक्षा में छोड़ देना है जो कि दोनों ओर से बल बराबर लगे, इसलिए ना तो वो नीचे गिरे वापस ना वो ऊपर जाए। अब उसको ऐसी कक्षा में भेजने के लिए लॉन्च करने वाला व्हीकल तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे लॉन्च करने वाला मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए? मशीन कहां लगानी है, इसके लिए जगह चाहिए अपने को। हमने प्रक्षेपण को प्रक्षेपित करने के लिए, ये इसको उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए, प्रक्षेपण का मतलब होता है प्रोजेक्शन, मतलब भेजना, फेंकना। हमने उपग्रहों को, जो भी सैटेलाइट होते हैं, उन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए या प्रक्षेपित करने के लिए एक जो स्टेशन बना रखा है ना, वो स्टेशन बना रखा है श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। हमने सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र उसका नाम रख रखा है। और आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप है एक, वो जो पास में अपने है ना बंगाल की खाड़ी, उस बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, उस पर एक मशीन रख रखी है हमने। वो मशीन, उस मशीन में हम लोग उपग्रह तैयार करके और ले जाके उस मशीन में फिट कर देते हैं रॉकेट की तरह, और फिर उस मशीन को चलाते हैं। तो वो मशीन में जितनी रेंज क्षमता भरी होती है ना कि इसको कहाँ जाके रोकना है, वो फिजिक्स वाले लोग बता देते हैं हमें कि इसको कहाँ ले जाकर रोकना है, तब वो दोनों ओर से बराबर बल लगेगा। इस तरह से हमने उपग्रह भेजना शुरू कर दिया था। पहले तो हम सोवियत संघ के सहयोग से भेजते थे, फिर हमने अपने भेजना शुरू कर दिया। लेकिन भारत का पहला वह कृत्रिम उपग्रह जो केवल शिक्षा के लिए भेजा गया है, एजुकेशन के लिए, उसका नाम क्या है? एजुकेशन सैटेलाइट है। इसका नाम क्या है? एजुकेशन सैटेलाइट है। और वो श्री हरिकोटा से भेजा गया है। कब भेजा है हमने? याद रखना, वो जो तारीख है ना, वो है 20 सितंबर 2004। इसका मतलब हमने 2004 में पहला शिक्षा का, अच्छा इससे पहले भी शिक्षा के लिए उपग्रह गए, लेकिन वो अकेले शिक्षा पर काम नहीं करते हैं, साथ में थोड़ा सा हल्का सा पांकड़ा टांगड़ा देते हैं शिक्षा, तो कुछ चीजें शिक्षा के लिए भेज देते हैं। लेकिन एकमात्र और केवल शिक्षा को समर्पित है सैटेलाइट कौन सा है? एजुसेट। अब देखो 20 सितंबर 2004 को हमने इसको श्री हरिकोटा से क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है। याद रखना, वास्तव में इन सैटेलाइट का नाम हमने एजुकेशन सैटेलाइट दिया क्योंकि एजुकेशन के लिए गया है, इसलिए। वास्तव में तो ये किस श्रेणी का सैटेलाइट है? वास्तव में ये GSAT-3 श्रेणी का सैटेलाइट है। GSAT-3 ये सैटेलाइटों के उपग्रह जो भेजे जाते हैं ना, वहां उनकी श्रृंखला बनाई जाती है, और उनकी श्रृंखला में GSAT नंबर 3 का जो उपग्रह है ना, वो किसके लिए गया था? और ये ऊपर चक्कर लगाता रहता है, उसको ऐसी कक्षा में स्थापित कर देते हैं कि अब जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी तो वो भी घूमेगा उसके साथ, तो हमें तो एक जगह स्थायी लगेगा वो कि एक ही जगह है भाई। ऐसे जैसे मान लो ये पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी घूम रही है, अब इस पृथ्वी के हम लोग ऐसी जगह ले जाके उसको प्रक्षेपित कर देते हैं कि वो भी इसके साथ साथ घूमे, इसके बराबर बराबर घूमे, तब अपने को लगेगा कि वो सैटेलाइट एक ही जगह है, पृथ्वी के साथ घूम रहा है। इसलिए उस सैटेलाइट का नाम GSAT-3 हो गया। वही सैटेलाइट है जिसकी वजह से हम लोग ये DTH चैनल वगैरह, ये दूरदर्शन वगैरह, ये सारे के सारे हम लोग एजुकेशन के कार्यक्रम अपने स्तर पर प्रसारित करने लगे हैं। पहले एजुकेशन विभाग भी उनकी मदद लेता था, अब एजुकेशन विभाग अपने स्तर पर क्या करने लगा है? इस सैटेलाइट की वजह से सारे कार्यक्रम लॉन्च कर रहा है। ये वही कारण है। फिर हमने ये एजुकेशन सैटेलाइट भेज दिया, लेकिन इनकी भी एक समय सीमा होती है, वहां जाके वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो जब नष्ट हो गया तो उसके स्थान पर हमने 2014 में एक और भेज दिया था। 2014 में एक और इसके स्थान पर, GSAT के स्थान पर अब की बार हमने भेज दिया था GSAT-14।
कौन सा भेज दिया था? जी सेट 14। इसकी अवधि 2026 तक है। ये 2014 में भेजा गया, 12 वर्ष तक काम करेगा। 2026 के बाद हमें कोई और भेजना पड़ेगा। 2026 तक तो ये काम दे रहे हैं। आपको इतनी माथापड़ी से कोई लेना देना है, आपको ध्यान रखना है एजुसेट क्या है। तो राजस्थान में उड़ने वाली एक चिड़िया का नाम नहीं है, राजस्थान में नहीं, भारत में पहला शिक्षा का उपग्रह है जो हमने कब लॉन्च किया है? 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया। लिखो एजुसेट में लिखो, ये भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है। पहला उपग्रह। मुझे एक बच्ची पूछ रही है कि सर ज्ञानवाणी था तब हमने शिक्षावाणी क्यों यूज किया, क्यों लॉन्च किया? ज्ञानवाणी क्या था? केंद्र का रेडियो चैनल था, उस पर शिक्षा के कार्यक्रम आते थे। तो फिर हमने क्या किया? शिक्षावाणी कर लिया। शिक्षावाणी क्यों किया भाई? ये पूछ रहे हैं कि खर्चा क्यों किया। मुझे एक बात बताओ, जब आपके पिताजी कमा रहे हैं तो आपको तैयारी करने की कहां जरूरत है? आप मत कमाओ देंगे। हमेशा आदमी यही तो सोचता है ना कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस की जाए। आप लोग 10,000 की मजदूरी भी तो कर सकते हो ना, जरूरी थोड़ी 75,000 वाली नौकरी प्राप्त करो। क्वालिटी तो आएगी ना, उसे मेंटेन तो होगा ना। तो हम लोग बच्चों की क्वालिटी के लिए कर रहे हैं, ये सरकार के फैसले होते हैं बेटा। अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मैं सरकार को क्या कहूं कि आपने क्यों चलाया, इनको फालतू में याद करना पड़ रहा है। और आपके सब्जेक्ट की कोई सूचना आई है क्या आपके पास? आ गई क्या? टाइम टेबल भी शो हो रहा है क्या है? अरे जिनका टाइम टेबल शो हो रहा है ना, क्लास उन्हीं की है आज, समझ रहे हैं ना। जिन सब्जेक्ट्स का और जिन लेवल का टाइम टेबल आज शो नहीं हो रहा है, उनका कल शो होगा। मतलब सोमवार से चलेगी, 16 तारीख से चलेगी। लेवल 1 के 16 से चलेगी और मेरे ख्याल से हिंदी से 16 की चलेगी, हिंदी के। बाकी एसएसटी की लग गई है और आपको जगह का पता ही होगा कहाँ लगी है। बेटा यदि टाइम टेबल आपको शो हो रहा है इसका मतलब है क्लास लगेगी, और टाइम टेबल शो नहीं हो रहा है तो क्लास नहीं लगेगी। और आप लोग इसको पढ़ो, अभी जो क्लास लगी हुई है उसको पढ़ो, अगली की चिंता मत करो, अगली आ जाएगी अपने आप ही। कोई सूचना वूचना हो इनको दे देना ना। एक बच्चा बहुत परेशान हो गया, वो बच्चा जब से मैं आया तब से एक ही बात पूछ रहा है, सर सब्जेक्ट की क्लास लगेगी क्या? क्यों नहीं लगेगी? लगेगी तो कितनी बजे लगेगी? सर कब लगेगी? सर क्या होगा? बहुत परेशान है वो सब्जेक्ट के लिए। और सब्जेक्ट काहे का सब्जेक्ट? हाँ, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट क्या होता है? कौन सा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तुम जो सब्जेक्ट हो तुम्हारे? हैं? नहीं नहीं, सब्जेक्ट नहीं है। छोटे छोटे वो कुकुर मुद्दे से इतने इतने से वो सब्जेक्ट है आपके। वो विषय विद्यालय विषय मतलब जो दिए गए हैं ना, वो सब्जेक्ट तो वो होता है जब एक ही सब्जेक्ट के दो दो पेपर हो और उसमें 150 सवाल आए, उसे सब्जेक्ट कहते हैं हम लोग। और हैं? और सब्जेक्ट भी नहीं है। एसएसटी में तो आपके सारे आ रहे हैं ना। एसएसटी में क्या क्या है? हाँ, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो वो तो सामान्य ज्ञान ही हो गया। अब सब्जेक्ट नहीं कह सकते। इनमें से एक होता ना, इनमें से एक, तब सब्जेक्ट का मजा आता। लिखो अपने तो लिखो, जो भी है एजुसेट ही है आज की दुनिया में। तो ये भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है। ये भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है जो 20 सितंबर 2004 को जो 20 सितंबर 2004 को श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा, इसरो ये ना अपना जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो बना हुआ है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया।
इसे जी सेट 3 उपग्रह भी कहते हैं, इसे जी सेट 3 उपग्रह भी कहते हैं। फिर और भेज देंगे क्या? अच्छा, ऊपर जो नष्ट होता है ना वो खत्म हो जाता है, राख हो जाती है उसकी, बिल्कुल हवा हो जाता है वो। हाँ है, नहीं नहीं, अब देखो अंतरिक्ष फिजिक्स वाला मामला इतना ज्यादा तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना समझता हूँ कि यदि उस कक्षा में चला गया ना और उसके बाद यदि वो नष्ट होके गिरेगा तो कुछ नहीं बचेगा उसमें, उसमें कुछ भी नहीं बचना होता है वो। क्या फिजिक्स वाले समझते हैं क्या इस बात को? कोई साइंस टेक वाले, इन्होंने सवाल किया है कि यदि उपग्रह मान लो घूम रहा है और उपग्रह नष्ट हो गया, खत्म हो गया, मतलब उसका तो वो गिरेगा? गिरेगा ही नहीं, वो कक्षा में ही घूमता रहेगा। या फिर जैसे मान लो थोड़ा नीचे या ऊपर टांग अड़ा रहा है तो उसी चपेट में आ जाएगा और खत्म हो जाएगा वो, उसका कुछ नहीं गिरना होता है। अपना हेलीकॉप्टर थोड़ी है जो 600 फीट पे जाके वापस गिर जाएगा। 600 फीट पे गुरुत्वाकर्षण कक्षा नहीं होती है, पृथ्वी वाली भू कक्षा तुल्य कक्षा में नहीं पहुंचता है वो, नहीं गिरेगा। कई बार डर रहता है कि यार कोई उपग्रह के ऊपर गिर गया तो फालतू खामों का मारे जाएंगे, नहीं आता है। लिखो वर्तमान में इसके स्थान पर 2014 में, वर्तमान में इसके स्थान पर 2014 में इसके स्थान पर 2014 में जी सेट 14 भेजा गया है, जी सेट 14 भेजा गया है जो 12 वर्ष तक कार्य करेगा, जो 12 वर्ष तक कार्य करेगा। हो गया क्या? अच्छा एक है ना, एक मैं बीच में और लिखाना भूल गया था आपको, विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम सुनना एक बार है ना। विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम, ये राजस्थान का कार्यक्रम है। किसका है? राज्य सरकार का है। ये विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम जो होता है ना, ये कार्यक्रम रेडियो पर चलने वाला एक शिक्षा का कार्यक्रम है। रेडियो पर चलने वाला एक शिक्षा का चैनल नहीं है, रेडियो पर चलने वाला एक शिक्षा का कार्यक्रम है। अच्छा, ये विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के तो आपको पता है हमने ज्ञानवाणी एक रेडियो चैनल बना रखा है भारत सरकार ने। उसमें जो राजस्थान वाली स्टेशन है, राजस्थान वाला कंटेंट है, उसमें राजस्थान सरकार क्या करती है कि एक रेडियो पर प्रसारण, विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के नाम से 20 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करती है। कितने मिनट का? 20 मिनट का। और ये रोजाना करती है 11:35 से लेकर 11:55 तक। जुलाई से शुरू होता है और बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होने तक चलता है। हर साल जुलाई से शुरू होगा, बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होने तक चलेगा। 11:35 से 11:55 मतलब कितने टाइम तक? 20 मिनट। वास्तव में इसको इसलिए शुरू किया गया कि बच्चों को हम लोग स्कूल में सुनाएं, चाहे टाइम कोई सा ही हो, चाहे 1 वाला टाइम है चाहे 4 वाला टाइम है। अब ये कार्यक्रम इसी समय आता था 20 मिनट तक, और बच्चों को हम लोग 11:35 से लेकर, नहीं 12:35 से, 11:35 से नहीं है भैया, 12:35 से लेकर 12:55 तक हम लोग क्या करवाते हैं, उनको 20 मिनट तक बच्चों को उस रेडियो के सामने ले जाकर बिठा देते हैं स्कूल में एक कमरे में, और फिर उन बच्चों को विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के तहत ज्ञान दिया जाता है। इसमें सारा ज्ञान लगभग विषय वस्तु से संबंधित ही होता है, लेकिन कई बार जब बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ जाती है तो कई सेशन बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चे तनाव से कैसे मुक्त हो, ऐसे प्रकार के सेशन। अच्छा, हालांकि वर्तमान में तो ये काम मोदी जी ने ले लिया है, तो वो वर्तमान में बता देते हैं कि बच्चों को तनाव से पहले, परीक्षा से पहले बच्चों से संवाद कर लेते हैं वो। लेकिन पहले ऐसे प्रधानमंत्री देश में थे नहीं, तब हमें रेडियो के माध्यम से बच्चों को वो तनाव मुक्त करने की चीजें बतानी पड़ती थी। लिखो, हेडिंग लगाओ विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम। क्या ये शिक्षा वाणी है क्या? है शिक्षा वाणी? शिक्षा वाणी तो कोविड में चलाया गया एक अलग कार्यक्रम है, उसका मामला अलग है, वो 55 मिनट का अलग है। ये किसका है?
ये तो प्रारंभ से ही राजस्थान सरकार चला रही है, और ये तो 20 मिनट का कार्यक्रम है। ये तो हमेशा से होता ही है, कोविड में नहीं है, कोविड से पहले भी था, कोविड के दौरान ही और कोविड के बाद भी है। लिखो, विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम। लिखो, ये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा, ये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा कक्षा 3 से 12 के विद्यार्थियों हेतु, ये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा कक्षा 3 से 12 के विद्यार्थियों हेतु 20 मिनट तक कोष्टक में लिखना 12:35 से 12:55, 20 मिनट तक रेडियो पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है। रेडियो पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है। अगला कार्यक्रम लिखो, नो बैग डे। कौन सा बैग डे? नो बैग डे है बस्ता मुक्त दिवस, नो बैग डे। क्या बता सकते हैं कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? जुलाई 2022 है ना? 2022, जुलाई 2022। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के लिए? 1 से 12। वेरी गुड। कौन सी सरकार का है? लिख लो, राज्य सरकार का नवाचार। राज्य सरकार का नवाचार। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य लिखो, बालकों को क्या करना? सांस्कृतिक कार्यक्रम। बालकों को शिक्षा मनोविज्ञान आधारित, बालकों को शिक्षा मनोविज्ञान आधारित गतिविधि अधिगम करवाना, गतिविधि अधिगम करवाना, गतिविधि अधिगम करवाना। गतिविधि अधिगम करवाना हो गया। अब सुनो तो ध्यान से, कार्यक्रम को सुनना जरूरी है। ये जो नो बैग डे, इसका विचार गहलोत साहब के दिमाग में आ गया था 2020 में। कब आ गया? तो 20 फरवरी 2020 को गहलोत साहब ने बजट पारित किया था। देखो, उस टाइम कोविड के आने की आशंका यही थी, आया नहीं था। 20 फरवरी 2020 को इन्होंने कहा था कि हम लोग बच्चों के लिए स्कूल में हर शनिवार बस्ता मुक्त दिवस मनाएंगे। इसका मतलब शनिवार को कोई भी गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा क्लास 1 से 12 का बिना बैग के ही स्कूल जाएगा, बैग लेके स्कूल में। तो बोले आपका उद्देश्य क्या है? तो बोले हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे जब बिना बैग के स्कूल में जाएंगे तो खेलेंगे नहीं, सीखेंगे। लेकिन वो भी किसके आधार पर सीखेंगे? गतिविधि के आधार, एक्टिविटी करते हुए सीखेंगे बालक। और कौन सी क्लास के बच्चे? 1 से 12 के। लेकिन थोड़े दिनों बाद में ऐसा कोविड और लॉकडाउन आया कि बच्चों को ही नहीं जाना पड़ा। बैग तो ले जाना बहुत दूर की बात है,
तो बंद हो गया कार्यक्रम, भाई चला ही नहीं, कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो ही नहीं भाई। फिर जब जुलाई 2022 से अगला सेशन आया, तब जुलाई 2022 में इस कार्यक्रम को 22-23 के सेशन के लिए पहली बार शुरू किया गया और कहा कि हर शनिवार को बच्चा बिना बैग के स्कूल आ जाएगा। अब वो बच्चा बिना बैग के स्कूल आएगा तो गतिविधि आधारित अधिगम भी करेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है। हर शनिवार को अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती थी, ऐसा नहीं कि शनिवार को गतिविधियां एक जैसी होती थी, हर शनिवार की अपनी अलग थीम होती थी, उस थीम आधारित गतिविधियां बालकों को करवानी होती थी। तो आप लोग लिखो वो हर शनिवार को क्या क्या गतिविधियां होती थी, है ना, वो लिखना जरूरी है। एक तरफ तो हम लोग लिख लेंगे शनिवार और एक तरफ हम लोग क्या लिख लेंगे, थीम, कि किस थीम पर आधारित गतिविधियां होती थी। पहला शनिवार आता था, उसकी थीम क्या थी, वेरी गुड, लिख लो, राजस्थान को पहचानो, राजस्थान को पहचानो। दूसरा शनिवार आता था, उसकी थीम भाषा कौशल का विकास, भाषा कौशल का विकास। पहला शनिवार तो राजस्थान को पहचानना होता था। आप बच्चों से कोई भी ऐसी गतिविधि करवा सकते हैं जो राजस्थान से ज्ञान से संबंधित है, यानी यहाँ पढ़ा हुआ जीके स्कूल में काम लेना है, एग्जाम में काम आ जाए उतना ठीक है, बाकी बच जाए तो बच्चों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, राजस्थान के बारे में नॉलेज देना है। चाहो तो राजस्थान के बारे में घुमा कर ला सकते हो, कुछ ऐतिहासिक स्थल दिखा कर ला सकते हो, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में बता सकते हो, आप उन्हें घूमर डांस करके बता सकते हो, आप उन्हें डांडिया नृत्य करके बता सकते हो। बच्चों को अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में आप लोग जानकारी, राजस्थान को पहचानने से संबंधित कला संस्कृति भूगोल का ज्ञान हो जाए। फिर दूसरा शनिवार आता था, उस दिन भाषा कौशल का विकास की बात है। भाषा कौशल का विकास, लैंग्वेज स्किल से संबंधित कार्यक्रम, जैसे मान लो वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, बच्चों का निबंध लेखन, वाचन, कोई भी इस प्रकार की गतिविधियां आप लोग आयोजन करवाएंगे दिन भर में और बच्चा अपने लैंग्वेज स्किल का क्या करेगा, विकास करेगा। फिर तीसरा शनिवार आएगा, तब खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। इसका मतलब तीसरे शनिवार को बच्चों को दिन भर क्या करना है, खिलाना है। न केवल खिलाना है बल्कि खेलों के बारे में उनको पूरी स्पष्ट जानकारी भी देनी है कि कौन सा खेल कैसे खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन वर्तमान में प्रसिद्ध चल रहा है, कौन कैसे मेडल ला सकता है, किसने कौन मेडल लेकर आया, बहुत सारी चीजें बतानी है। आईपीएल कौन जीता, आईपीएल कितने साल बाद में ये जीता गया, उनको ये भी सारा बताना है कि यदि इंग्लिश का थोड़ा सा इतना सा मीनिंग और याद हो जाता, इंग्लिश का याद है क्या आपको, तो शायद 17 साल के बाद वो 18वां साल होता जब हम इंतजार कर रहे होते कि आरसीबी जीतेगी, याद है ना। और या फिर बडेरा खेल टीम में नहीं होता तो भी हो सकता था, या फिर स्टोइनिस एक बॉल और खेल जाता तो भी हो जाता है, या पहली फुलटॉस बॉल काबू में आ जाती, मतलब कुछ भी स्थिति रही होती, यदि एक बॉल की बात थी। ये बच्चों को बताना है, बच्चों को इन बारे में क्या देना है, आपको पूरा ज्ञान देना है। फिर चौथा शनिवार, चौथा शनिवार क्या करेंगे, चौथे शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। मतलब मैं नहीं बनूंगा इस उम्र में, बच्चों को इस दिन एक्सपेरिमेंट करवाने हैं, जितने भी विज्ञान के प्रयोग है ना वो सारे प्रयोग इस दिन करवा देने हैं, विज्ञान के प्रयोग है ना। और पांचवा शनिवार आएगा तो क्या होगी, बाल सभा,
मेरे अपनों के संग हैं। कुछ मुझे कहा जा रहा है कि बाहर बाल सभा मेरे अपनों के संग। इसका मतलब बच्चों को कहोगे कि अभिभावकों को बुलाओ। अभिभावक 5वें शनिवार को आएंगे स्कूल में और उनके सामने बच्चों की बाल सभा करवानी है। अभिभावक यदि नहीं आए तो बच्चों को उठाना है और गांव के चौक में ले जाना है। सारे बच्चों को लेके गांव के गुआड़ में और बीचों बीच जहां कुछ लोग बैठे रहेंगे वहां ले जाके बिठा देना है और फिर वहां बाल सभा शुरू करवानी है। और फिर वो हाँ गाने शुरू, बच्चों की बंदोरी निकालना शुरू। वहां फिर वो काले कूद पड़ियो नहीं ये वो गीत गाने शुरू करेंगे, कोई डांस शुरू करेगा, कोई क्या शुरू करेगा, ये शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, जिस शनिवार को छुट्टी रहेगी उस शनिवार की गतिविधियां कभी भी अगले शनिवार को नहीं होगी, स्किप कर दी जाएगी। समझ गए ना? या जो शनिवार, जैसे कई बार 5वां शनिवार आता ही नहीं है महीने में, तो ऐसा नहीं कि जिस शनिवार नहीं है 5वां तो भी बच्चों की बंदोरी निकालने गांव में ले गए, नहीं, वो कार्यक्रम स्किप हो जाएगा। समझ रहे हैं ये? अच्छा एक बात और बताओ, आपको ये कार्यक्रम करवाने हैं स्कूल में जाके। आप जब स्कूल में जाओगे तो ये कार्यक्रम पूरी स्कूल को एक साथ बिठा के कराओगे कि अलग अलग क्लास को कराओगे? अलग अलग क्लास। लिखो तो, अगली लाइन बदल के लिखो। लिखो शनिवारीय गतिविधियां, शनिवारीय गतिविधियां शनिवारीय गतिविधियां कक्षा वाइज न होकर, शनिवारीय गतिविधियां कक्षा वाइज न होकर कक्षा समूह वाइज होती है। कक्षा वाइज न होकर कक्षा समूह वाइज होती है। ये 5 ग्रुप बनाए जाते हैं। क्लास 1 और 2 का एक ग्रुप होता है, क्लास 3 से 5 का एक ग्रुप होता है, क्लास 6 से 8 का एक ग्रुप होता है, क्लास 9 से 10 और 11 से 12 के एक ग्रुप होते हैं। इनके नाम भी होते हैं, इन ग्रुप के नाम भी दिए जाते हैं। क्या होता है? पहले ग्रुप का नाम होता है अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। आपको हमेशा ये नाम याद रखना है। आपको जाते ही प्रभारी बनाया जाएगा कि आपको प्रवेश के प्रभारी बना दिया जाता है, या दिशा के प्रभारी है, आप अंकुर के प्रभारी है, क्षितिज के प्रभारी है, या उन्नति के प्रभारी है। हालांकि क्षितिज और उन्नति के प्रभारी आपको नहीं बनाए जाएंगे, ये ग्रुप के नाम पूछे जाते हैं आपसे, है ना? एक सवाल पूछा गया है कि जो बच्चे राजस्थान से बाहर डीएलएड या बीएड करके आते हैं, उनको नौकरी लगने के बाद ज्वाइनिंग लेट दी जाती है, या उन्हें रैंक के आधार पर विद्यालय चुनने का अधिकार होगा या नहीं? देखो, पहली बात यह है कि जो बच्चे डीएलएड और बीएड बाहर से करके आ रहे हैं, न केवल डीएलएड और बीएड बल्कि कोई भी डिप्लोमा यदि बाहर से करके आ रहे हैं या राजस्थान से करके आ रहे हैं, तो देखो एक प्रोसेस होती है कि उसके डिप्लोमा की डिग्री की जांच होती है कि क्या वो वैलिड है या नहीं। और जांच करने के लिए, अब जांच कोई भी कर सकता है, अधीनस्थ बोर्ड भी कर सकता है। वैसे आजकल ये काम विभाग को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विभाग को, अपना शिक्षा विभाग को दिया जाता है। तो उनके डिप्लोमा या डिग्रियां जो भी है वो इकट्ठी करके और विभाग के पास भेज दिए जाते हैं। विभाग क्या करता है कि उसकी जांच के लिए टीमें रवाना करता है। विभाग पहले उनकी सूची बनाता है कि कौन कौन एमपी की इस यूनिवर्सिटी से हैं, कौन कौन यूपी की इस यूनिवर्सिटी से हैं, कौन कौन राजस्थान से आरयू से, कौन कौन एमडीएस से, ऐसे ऐसे करके बना देता है वो टीमें। फिर राजस्थान पर तो इतना भरोसा होता है राजस्थान वालों को
कि जैसे आपकी सारी जिन लोगों ने, जितने लोगों ने उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट दिए हैं, उतने, देखो मैं इनमें गहराई से साथ रहा हूं इसलिए मुझे पता है कि जितने लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ना, उतने सब लोगों की 10वीं की मार्कशीट, उस 10वीं की मार्कशीट पर आपको पता हो तो क्रमांक आए होते हैं। क्या होते हैं? क्रमांक। और कुछ नहीं चाहिए आपके, रोल नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है, नाम से पते से कोई मतलब नहीं है, उस पर क्रमांक दिए जाते हैं 10वीं की मार्कशीट पर। उन क्रमांक की एक 10वीं की मार्कशीट की सबकी लिस्ट बना ली, केवल ओनली क्रमांक की, और वो लिस्ट बना के और सीधी मेल की जाती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मेल करके ये पूछा जाता है क्या इन क्रमांक की मार्कशीट आपने जारी की है क्या? भाई फर्जी तो नहीं है, बाकी मार्कशीट आपकी उसने उन्होंने देख ली है वहां कि पास हुए हो, ये सब्जेक्ट है, फेल नहीं हुए हो। वहां देखने का मतलब यही होता है कि पास है, फेल है। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास तो वो सारी लिस्टें होती है क्रमांक वाली, तो वो उनके आधार पर तुरंत प्रभाव से मिलाता है और मिला के फिर टिक करके भेज देता है कि ओके है। या जो क्रमांक उसको नहीं मिल रहे हैं कि हमने ये जारी नहीं किए, उसको वो आपत्ति में डाल देता है और वो वापस भेज देता है। सेम वही 12वीं क्लास के लिए होता है, सेम वही राजस्थान में, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चाहे एमडीएस यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए होता है। लेकिन विभाग को जहां कहीं संदेह हो जाता है या आउट ऑफ राजस्थान से कोई लेके आया है, तब वहां पर न केवल मेल भेजता है बल्कि एक टीम जाती है खुद, जिस टीम में एक प्रिंसिपल होगा, एक लेक्चरर होगा। वो 2 सदस्यों की या 3 सदस्यों की एक टीम होगी, वो टीम जाएगी और जाके वहां यूनिवर्सिटी में जांच करके आएगी कि क्या आपके पास इन लोगों ने बीएड और डीएलएड किया है क्या। वो केवल इतनी जांच नहीं करती है कि योग्य है, वो केवल इतनी जांच नहीं करती है कि योग्य है, वो इस बात की भी जांच करती है कि आपके पास उसका अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए, आपके पास फीस की रसीदें दिखाइए, आपके पास उसके एग्जाम की कॉपीज दिखाइए, आपके पास प्रवेश पत्र दिखाइए, उस बच्चे का एग्जाम के टाइम में किए गए हस्ताक्षर दिखाइए, सारी चीजें उनसे लेने का। अच्छा, जब वो बच्चा डिग्री लेने आए तो उसकी रसीद दिखाइए, बहुत सारी चीजों की जांच करके आते हैं। वो यूनिवर्सिटी दिखा देती है और यूनिवर्सिटी दिखा देती है, योग्य मान लेते हैं। अब इस प्रक्रिया में 2 बातें आ गई। राजस्थान से जिन्होंने कोई भी काम किया है ना, उनकी जांच होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, उस मेल का तुरंत प्रभाव से जवाब आ जाता है 2-3 दिन में। इसलिए राजस्थान वालों को ज्वाइनिंग करने के लिए जल्दी समय मिल जाता है, इसलिए राजस्थान से जिन्होंने किया है ना, उनको ज्वाइनिंग पहली लिस्ट में निकाल देते हैं, उनकी एक सूची निकाल देते हैं कि भाई आप जाके ज्वाइन कर लो। लेकिन जो बाहर वाली यूनिवर्सिटियां होती है, अब क्या होता है कि यूनिवर्सिटियां थोड़ी अपनी मनमानी भी करती है। अधीनस्थ बोर्ड या शिक्षा विभाग उनसे मान लो 15 चीजें मांग रहा है, तो वो 15 चीजें नहीं देता है, उनमें से कहता है मेरे पास तो 3 ही है, और वो जरूरी भी नहीं है दे कि नहीं दे। अच्छा, आप मिलान कर लो, हम लोग वहां से यूजीसी से बिल्कुल समानता रखते हैं, यूजीसी से हमने मान्यता ले रखी है, यूनिवर्सिटी फर्जी नहीं है, यूनिवर्सिटी सही है, हमारी डिग्री सही है, हम बता रहे हैं कि ये बच्चा यहाँ पढ़ के गया था। लेकिन जब गहराई से जांच होती है, जैसे पिछले दिनों पीटीआई में जांच हुई, तो 17 प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे गए यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी ने लिखना मना कर दिया, यूनिवर्सिटी ने कहा नहीं हम दे ही नहीं सकते, हम इतना कह सकते हैं कि इन बच्चों ने हमारे पास बीपीएड किया है, लेकिन हम ये नहीं देंगे कि इसका ये भेजते रहो, इसका ये भेजते रहो। नहीं किया तो सरकार ने संदिग्ध मान लिया, और संदिग्ध मान के सरकार ने उन पर कार्रवाई करके उनको बाहर निकाल दिया। अब वो बच्चे कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने सरकार को फटकार लगा दी कि मतलब यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा है तो उसमें बच्चे की क्या गलती है। बच्चे ने तो यूनिवर्सिटी से किया है ना, यूनिवर्सिटी आपको ही नहीं दे रहा है तो बच्चे को कैसे दोगे भाई। अधीनस्थ बोर्ड ने एक लेटर भेज दिया घर पे कि ये 17 आइटम लेके आओ यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी जब आपको ही नहीं दे रही तो बच्चे को थोड़ी देगी। कहा नहीं दे रही है, इसका मतलब संदेह है। तो बोले आप संदेह के आधार पर किसी की नौकरी खा जाओगे भाई, आपको केवल डाउट है, आपके पास प्रूफ क्या है? आपको डाउट है केवल, इस बात का प्रूफ कहां है आपके पास? यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो यूनिवर्सिटी कहती है हाँ इन बच्चों ने हमारे साथ किया है, हमारे यहाँ से एमडीएस एमपीएड किए या बीपीएड किए। कोर्ट कह रहा है लाओ सबूत लाओ, वो कह रहे हैं कि अभी एसओजी जांच कर रही है, अभी एसओजी लगी हुई है उसमें, सबूत ढूंढ रहे हैं। सरकार को भयंकर फटकार लगाएगी पिछले दिनों पीटीआई वाले मामले में। कोर्ट ने, अपने जोधपुर कोर्ट ने सरकार को कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम कह रहे हो कि हमें संदेह हो रहा है कि शायद इन्होंने बैक डेट में डिग्री ली है, मतलब संदेह के आधार पर तुम उनकी नौकरी खा जाओगे। हर्जाना कौन देगा इस बात का? कल को ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो कि राजस्थान सरकार को संदेह हुआ था कि हम फर्जी है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो यूनिवर्सिटी के बाद चक्कर लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी उनको दे नहीं रही। यूनिवर्सिटी ने कहा हमने दे दिया, एक बार प्रोवाइड करवा दिया। अच्छा, दिक्कत ये हो गई ना, हमारे निदेशालय के अधिकारी गए वहां और जाके जांच करके आए पहले प्रथम दृष्टया, तो उन्होंने लिख दिया कि हाँ सही है। मतलब आपका विभाग ही एक बार जांच कर रहा है, वो कह रहा है बच्चा यहाँ से पढ़ के गया है सही है, और दोबारा विभाग ही दोबारा कह रहा है कि नहीं हमें संदेह हो रहा है। तो क्यों आए थे यहाँ?
तो वो मामला थोड़ा सा कोर्ट में चल रहा है, इसलिए बाहर वालों की ज्वाइनिंग लेट दी जाती है। फिर एक बात आपने कही कि इसके आधार पर क्या उसे विद्यालय चुनने का अधिकार होता है क्या? नहीं, देखो जो पहली लिस्ट में जिनको सूची में शामिल किया गया है ना, विभाग के पास अधिकार होता है कि वो पहली लिस्ट जारी की है उसको काउंसलिंग के आधार पर स्कूलें दे सकता है। उसके बाद बची हुई जो विद्यालय होंगे ना, उनमें से विभाग चाहे तो आपको काउंसलिंग करवा सकता है, चाहे तो आपको डायरेक्ट फेंक सकता है। बचे हुए विद्यालय होंगे, यह बड़ा कोई अधिकार नहीं है, यह तो विभाग की मेहरबानी है अपने पर कि अपने को काउंसलिंग का मौका दे रहे हैं। फिर क्या आउट ऑफ राजस्थान से डिग्री और डिप्लोमा करना कितना सही है? देखो उतना ही सही है जितना राजस्थान से है, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क ये है कि यूनिवर्सिटी आज गड़बड़ कहाँ करती है। देखो मैं बताऊं, इसमें बेचारी यूनिवर्सिटियों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है, वो चलती इसके भरोसे है। होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक, मैं यूपी का हूं, मेरे पास यूपी में एक बीएड की कॉलेज है या बीपीएड की कॉलेज है, मैंने एनसीटी से मान्यता ले रखी है, यूजीसी मान्यता ले रखी है, मेरे पास 100 सीटें हैं। मैं क्या करता हूं, मुझे पता लग गया कि मेरे पास कोई बीपीएड की डिग्री करने आ रहा है, तो मैंने 1000 सीटों पर एडमिशन दे दी है। मतलब 1000 बच्चों को मैंने मार्कशीट दे दी छाप के, क्योंकि छापनी तो मुझे ही है भाई, यूनिवर्सिटी कोई छापनी है, कोई विशेष बात नहीं है। यूनिवर्सिटी इस रिस्क पर छाप देती है कि इन 1000 में से हम डोल जानते हैं 100 ही नहीं लगेंगे, और जैसे जैसे लगेंगे और हमें पता लगेंगे उनको हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में, परमानेंट डॉक्यूमेंट्स में लेते जाएंगे कि भाई इन्होंने बीपीएड हमारे से यहां से किया है। पिछली बार गड़बड़ कर दिया राजस्थान की पीटीआई भर्ती ने, इतनी बड़ी भर्ती आ गई, यूनिवर्सिटी के पास सीटें थी 100, उस यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा डिग्रियां, राजस्थान वाले तो जब किड़का के पढ़ते हैं तो फिर अगले की धूल धानी करके छोड़ते हैं, जिस चीज के पीछे लग जाता है ना राजस्थान, उसकी फिर पूरा नेच्छा लेके ही छोड़ता है। बीपीएड के पीछे लगा तो जितनी उसके पास 100 सीटें थी, उससे 10-10 हजार, 20-20 हजार मार्कशीटें छपल है, मतलब अथाह मात्रा में मार्कशीट छपल है। अब यूनिवर्सिटी को समझ में नहीं आया, यूनिवर्सिटी के पास जब पहली बार लिस्ट गई ने 2 गुना की, तो उसमें उतनी लिस्ट चली गई जो सीटों से 3 गुना थी उसके। अब यूनिवर्सिटी कैसे छांट ले इनमें से कि भाई ये इसका सिलेक्शन होने वाला है, इसका नहीं होने वाला है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने जितना मौका लगा ना, वैसा 100 अपनी सीटें ऑनलाइन कर दी, उनके दस्तावेज ले लिए और बाकी हाथ खड़े कर दिए। स्टूडेंट जाए तो उनको कहा कि ये लो मार्कशीट दे दी है ना हमने आपको। कोई विभाग जाए, एजेंसी जाए तो बोले हमारे पास क्या है, हमारे पास इस बच्चे ने पढ़ा है, तो बोले इसके कुछ दिखाओ, बोले दिखाएं क्या, हमारे पास है ही नहीं, पढ़ा है बच्चा। अब यूनिवर्सिटियां खुश बच गई है, इसलिए यूनिवर्सिटियां कोर्ट में चक्कर लगा रही है, वर्तमान में उनको कोर्ट में बुलाया गया है, तब यूनिवर्सिटी गड़बड़ कर देती है। हमें यह लगता है कि मार्कशीट तो बिल्कुल ओरिजिनल है, और ओरिजिनली होती है, क्योंकि हम लोग वहां मार्कशीट निकलवा के लाते हैं, फीस की रसीद जमा करवा के, फीस जमा करवा के। लेकिन अब वो दिक्कत ये है कि हम उन शो में आए हैं कि नहीं आए हैं, यहां समस्या हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रहे कि यदि आप लोग एडमिशन ले रहे हैं तो एक रेगुलर प्रोसेस से एडमिशन ले, नियमित प्रोसेस से। बैक डेट में एडमिशन लेना, किसी दलाल के थ्रू एडमिशन लेना, ये बातें ज्यादा मायना नहीं रखती है। मिशन समर्थ ग्रुप है या मिशन समर्थ ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, चलो कहां चल रहे थे हम, तो बच्चों को बिना बैग के खिलाओ। बच्चों को बिना बैग के खिलाना है आपको। नो बैग डे हो गया ना, खिला दिया आपने। बताओ पहले समूह का नाम, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, 29। अच्छा क्लास कौन कौन सा है सबसे पहले, फिर और फिर 11 से 12 हो गया क्लियर। आगे बढ़ो, अगला कार्यक्रम लिखो, अगला कार्यक्रम लिखो। अगला कार्यक्रम है अपना RKSMBK, RKSMBK, राजस्थान के शिक्षा में नहीं, राजस्थान में शिक्षा के नहीं, राजस्थान के शिक्षा नहीं, राजस्थान में, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, यही है। कब शुरू हुआ ये कार्यक्रम, बताओ ये कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? 11 जुलाई
2022 को, 11 जुलाई 2022 को। जोर से बताओ कौन सी से कौन सी क्लास के लिए चलता है? 1 से 8। उद्देश्य लिखो, उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य में क्या है? उद्देश्य में लिखो, लिखो बालकों को लॉकडाउन में हुए लर्निंग लॉस को रिकवर करना। बालकों को लॉकडाउन में हुए लर्निंग लॉस, कोष्टक में लिख लो अधिगम की हानि, सीखने की हानि। लर्निंग लॉस को रिकवर करना, रिकवर मतलब होता है पुनः प्राप्ति, रिकवर करना। रिकवर करना। दूसरा लिखो, लिखो एआई का उपयोग करते हुए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई का उपयोग करते हुए, एआई का उपयोग करते हुए शिक्षकों के कार्यभार को कम करना, शिक्षकों के कार्यभार को कम करना। एआई का उपयोग करते हुए शिक्षकों के कार्यभार को कम करना, शिक्षकों के कार्यभार को कम करना। अच्छा देखो वास्तव में क्या था, मैं समझा देता हूं आपको। आपको पता है लॉकडाउन में बच्चों को सीखने की तो हानि हुई ही थी, ये तो जाहिर सी बात है, सीखने का तो नुकसान हुआ ही था, बच्चे घर में बैठे थे इसलिए। और हानि हुई तो सरकार को इस बात का दर्द हुआ। सरकार ने कहा कि सर बजट घोषणा जब लॉकडाउन के दौरान बजट आया था तब गहलोत साहब ने कहा था कि हम आगे ऐसा भी कार्यक्रम करने वाले हैं जिसके तहत बच्चों को जो अभी लॉकडाउन में नुकसान हो रहा है उस नुकसान को वापस क्या करवाएंगे, रिकवर करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, कैसे रिकवर करवाएंगे? अरे बच्चों को उठा के सीधे बोबा जी के पास ले जाएंगे और बोबा जी फिर आका फेंक कर कहेगा फतेह है, तो रिकवर हो जाएगा क्या? नहीं। वास्तव में हमने इसको रिकवर करने के लिए उस लर्निंग लॉस में जो हुआ था, जैसे मान लो एक बच्चा है वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा था कोविड के टाइम, 6वीं क्लास में और 5वीं में अब उसकी ठीक ढंग की पढ़ाई नहीं हुई है, आ गया वो बच्चा 7वीं में। जब तक वो बच्चा उस बीच वाली चीज को, क्योंकि चीजें जो होती है ना वो बिल्कुल लेवल से होती है, एक दूसरे से तारतम्यता बनाई होती है। 5वीं के पढ़े बिना 6वीं को नहीं पढ़ा जा सकता, 6वीं को पढ़े बिना 7वीं को नहीं पढ़ा जा सकता, और बच्चा तो 2-2 क्लास आगे चला गया। इसलिए उस बच्चे के लिए हम लोग ऐसा ब्रिज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रिज मतलब पुलिया बनाएंगे जो बच्चे को उस 5वीं से किससे जोड़ दे, 8वीं से जोड़ सके। इसके लिए हम लोग ब्रिज कोर्स कहते हैं। इसे क्या कोर्स कहते हैं? ब्रिज कोर्स। अच्छा, ब्रिज कोर्स एक समस्याएं जो आती है बीच में, जो समस्याएं आ रही है बच्चे को, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए चलाया जाता है। मतलब उपचारात्मक प्रकार का शिक्षण होता है। सरकार ने इसकी शुरुआत की 11 जुलाई 2022 को। जब शुरुआत हुई थी तो इसकी ऑनलाइन शुरुआत हुई थी, पूरे राजस्थान ने देखा था इसको। हर बच्चे को व्हाट्सएप जो स्माइल प्लेटफॉर्म था उस पर उस बच्चे के पास लिंक भेजा गया था। बच्चों को 1 घंटे पहले छुट्टी की गई थी और कहा तुम घर जाओ और जाके इस कार्यक्रम को देखना है, इतने बजे से ये कार्यक्रम आने वाला है। तो जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तब प्रत्येक पीओ क्या होता है कि एक वीसी सेंटर बनाए होते हैं ब्लॉक लेवल पर। अब होता है पंचायत समितियों में वीसी के सेंटर बने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। तो प्रत्येक सब विभागों की मीटिंग वहीं होती है एक जगह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब भी होता है। तो प्रत्येक पीओ को अपने अपने ब्लॉक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आदेश दिए गए थे। वो जो 11 जुलाई 2022 को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जिसमें गहलोत साहब वहां से जुड़े हुए थे,
जयपुर से शिक्षा सचिव जुड़े हुए थे, आपके शिक्षा मंत्री जी जुड़े हुए थे, उधर आपके RSCRT से जुड़े निदेशालय से, और प्रत्येक ब्लॉक से वो PO जुड़े हुए थे, उनमें मैं भी उनकी बातें सुन रहा था। तो जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो वो एंकर मैडम थी, उसने कुछ 2-4 बातें बताई, कुछ अंग्रेजी बोली साथ साथ में, तो वो मुझे लगता है हमें तो ज़्यादा समझ में आई नहीं, और इतनी ज़्यादा गहलोत साहब को भी नहीं समझ में आई होगी क्या कहा है। तो खैर जो उन्होंने बोल दिया तब तक तो ठीक है। उसके बाद नंबर आया गहलोत का, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मैं गहलोत साहब से निवेदन करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दें, अपने अतुलनीय अमूल्यनीय वो विचार जो है वो साझा करें। ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने कहा। गहलोत साहब ने सब प्रदेशवासियों का स्वागत किया, स्वागत करके सब मास्टरों का स्वागत किया, सब मास्टर जुड़े हुए थे, इसे यूट्यूब पर देख रहे थे, शिक्षकों को सबको नमस्कार दिया, नमस्कार करके प्यार भरा आशीर्वाद देके फिर उन्होंने क्या कि हमने पहले ही बजट में ये बता दिया था कि हम बच्चों को लर्निंग लॉस का जो हुआ है ना उसका रिकवर करवाएंगे, उसको वापस क्या करवाएंगे, रिकवर। और आज वो घड़ी आ गई है कि हम लोग उस लर्निंग लॉस के रिकवर की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा शिक्षा विभाग बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अभी ये ठाना है कि हम लोग एक कार्यक्रम चलाएंगे जिसका नाम होगा राजस्थान में शिक्षा मंत्री जी क्या है वो, तो शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा सचिव जी ने एक पेज दिया, बोले ये है, फिर कहा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम नामक कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। वो जो कार्यक्रम चलाया गया उस कार्यक्रम में फिर अब वो तो क्या ही बताएं कि रिकवर करेंगे हम लोग। शिक्षा मंत्री जी का नंबर आया, उन्होंने भी रिकवर करने का बता दिया, कैसे करेंगे वो उनको पता नहीं था। फिर जुड़े बोलने लगे वो RSCRT के निदेशक। जब RSCRT के निदेशक बोलने लगे तो उन्होंने अपने को ये खूब समझाया कि हम लोग रिकवर कैसे करेंगे। उन्होंने कहा हमने 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए वर्क बुक तैयार की है, जो पिछली 2 कक्षाओं और इस जो वर्तमान कक्षा है उसकी कंटेंट और पिछली 2 कक्षाओं की कंटेंट उसमें सम्मिलित की गई है। हम बच्चे से चाहेंगे कि बच्चा प्रत्येक दिन रोजाना उस वर्क बुक का एक एक कार्यपत्रक हल करे, और यदि ऐसा करेगा तो वो 1 साल में पीछे वाली दोनों कक्षाओं को रिकवर कर पाएगा। उसके बाद स्कूलों में वो ब्रिज कार्य पुस्तकें भेजी गई बच्चों के लिए, बहुत गजब की लिखी हुई थी, बहुत सुंदर लिखी हुई थी, इतनी अच्छी लिखी हुई थी। मेहनत की थी RSCRT के शिक्षकों ने, और मेहनत करके इतना सुंदर उन किताबों को लिखा कि यदि मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चे को यदि ईमानदारी पूर्वक वो काम कर दे तो बच्चा स्कूल एजुकेशन में कहीं अटके नहीं। इतनी अच्छी लिखी गई थी शिक्षकों द्वारा। और वो ब्रिज कार्य पुस्तिका आ गई, और वो ब्रिज कार्य पुस्तिकाएं आई 3 सब्जेक्ट की, एक हिंदी की, एक इंग्लिश की और एक मैथ की। ध्यान रखना विज्ञान की नहीं थी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, 3 सब्जेक्ट आए थे। उन 3 सब्जेक्ट की वर्क बुक आई, बच्चों को हमने बांट दी, और जैसे ही बच्चों के पास वर्क बुक पहुंची, बच्चे आपको पता है इंटेलिजेंट होते हैं, उस वर्क बुक को भरते हैं, उस वर्क बुक को भरना शुरू किया। क्लास में एक आध तो इंटेलिजेंट मिल ही जाता है, पूरा भरा। जो नहीं आई, जो कार्यपत्रक में जो सवाल रह गया शेष, वो सवाल हमें शिक्षकों को पूछ लिया उसने, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो शिक्षक को खाना भी टाइम पे नहीं खाने देता है, पानी भी नहीं पीने देता है, वो सवाल पूछता ही रहता है। तो कंप्लीट 2-3 दिन 4 दिन लगे उन बच्चों को एक दूसरे की नकल करते हुए, ऐसे करते हुए सारी वर्क बुक पूरी भर के अपनी अलमारी में जमा ली। राजस्थान में कोई कार्यक्रम इतना तेज गति से और इतना जोरदार जोर शोर से चला हुआ कार्यक्रम मैंने आज तक नहीं देखा है। इतनी मॉनिटरिंग की गई थी इस कार्यक्रम पर, हर दिन रोजाना कोई ना कोई अधिकारी आता था। इसके लिए 4 क्लास फिक्स की गई थी कि 4 क्लास में केवल वर्क बुक भरेंगे बच्चे, और 3 महीने तक 4 क्लास फिक्स थी, और 3 महीने बाद पूरे सेशन में 2 क्लास इसके लिए निश्चित की गई कि वर्क बुक भरेंगे। हमने 4-5 दिन में पूरी वर्क बुक्स भर के प्रत्येक बच्चे ने भर के अलमारी में जमा ली। अधिकारी आया, उसने कहा लाओ वर्क बुक ले, बोले ये तो पूरी भरी हुई है, दूसरे की लाओ, बोले साहब सबकी भरी हुई है, बोले दूसरे सब्जेक्ट के लिए आओ, बोले तीनों सब्जेक्ट की भरी हुई है। ऐसे अधिकारियों ने जाके शिकायत की, अधिकारियों ने धन्यवाद दिया, राजस्थान सरकार ने राजस्थान के शिक्षकों को धन्यवाद दिया कि वाह, जो लर्निंग लॉस 2 साल में हुआ उसको रिकवर 1 साल में करना था, आपने 3 दिन में करके छोड़ दिया। धन्य हो ऐसे शिक्षकों को, लगता है राजस्थान का भविष्य उज्जवल है। फिर उनको नोटिस दिए गए और कहा कि यदि उसको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया गया फिर, और कहा कि शिक्षक की जिम्मेदारी होगी कि रोजाना एक एक कार्यपत्रक प्रिंट आउट निकालेगा और अपने बच्चों को बांटेगा, और बच्चे उसको हल करेंगे और फिर उसको पोर्टफोलियो में लगाएगा।
ऐसी स्थिति की गई थी। लेकिन कार्यक्रम बहुत सुंदर था। कार्यक्रम चले कि नहीं चले वो अपने पर डिपेंड करता है, सरकार पर डिपेंड नहीं करता है। यदि सही ढंग से चलता तो कोई समस्या ही नहीं थी। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? राजस्थान के शिक्षा में, ध्यान रह जाएगा। अच्छा, इस कार्यक्रम में आकलन भी होता है। क्या होता है? परीक्षा भी होती है। साल में 3 परीक्षा होती है जिसका नाम होता है RKSMB के आकलन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एक साल में 3 परीक्षाएं होती है। इसके तहत परीक्षाएं जो होती है ना वो OMR शीट पर होती है और शिक्षकों को भी जांचनी नहीं होती है। RKSMB का हमने 5 सितंबर 2022 को ऐप लॉन्च कर दिया था। उस ऐप में जैसे ही स्कैन करवाएंगे वैसे ही उसकी कॉपी जांच के उस बच्चे के रिजल्ट आ जाएंगे, नंबर सामने आ जाएंगे। बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से शिक्षकों के कार्यभार को कम कर रहे हैं ताकि शिक्षक ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने और पढ़ाने में लगा सके। ध्यान रह लिखो तो। अच्छा, वास्तव में तो ये एक उपचारात्मक शिक्षण का कार्यक्रम है कि नहीं है? ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे एक अलग लाइन में लिखो, उद्देश्य पूरे हो गए हैं। लिखो, यह एक ब्रिज कोर्स आधारित, यह एक ब्रिज कोर्स आधारित यह एक ब्रिज कोर्स आधारित उपचारात्मक शिक्षण का कार्यक्रम है। ब्रिज कोर्स आधारित उपचारात्मक शिक्षण का कार्यक्रम है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, 5 सितंबर 2022 को 5 सितंबर 2022 को RKSMB के ऐप लॉन्च कर दिया गया। RKSMB के ऐप लॉन्च कर दिया गया। ऐप लॉन्च कर दिया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 से 8 के लिए, इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 से 8 के लिए कक्षा 3 से 8 के लिए वर्ष में 3 आकलन भी किए जाते हैं। वर्ष में 3 आकलन भी किए जाते हैं। अब सब नोट लगा के सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखो नीचे। सरकार आती है तो क्या होता है? या तो कार्यक्रम बंद होता है या नाम चेंज होता है। इसको बंद नहीं किया, नाम चेंज किया। लिखो, वर्तमान में इसका नाम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। वर्तमान में इसका नाम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया है। अच्छा, क्या इस सरकार का नो बैग डे पर भी प्रभाव पड़ा है? क्या प्रभाव पड़ा है? बंद कर दिया उसको? नहीं, बंद नहीं किया है। अब नो बैग डे केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही मनाया जाता है। वर्तमान में कितने शनिवार को मनाया जाता है? दूसरे और चौथे शनिवार को। वैसे अपने अंतिम स्टेज में थोड़े दिनों में बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी नो बैग डे में लिख लो, वर्तमान में ये दूसरे और चौथे शनिवार को ही मनाया जाता है। वर्तमान में ये दूसरे एवं चौथे शनिवार को ही मनाया जाता है। वर्तमान में ये दूसरे एवं चौथे शनिवार को ही मनाया जाता है। हो गया? है? थीम खत्म कर दी। अब थीमें खत्म हो गई है।
क्लियर? अब आपके नवाचार 10 मिनट के बचे हैं कहानी, तो 10 मिनट की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे और उस अगला टॉपिक शुरू कर लेंगे, है ना। बाकी इनोवेशन हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, थैंक यू।